आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो विद्युत धारा। तो आज जो है विद्युत धारा के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। उसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा विद्युत धारा की प्रबलता। इसके पहले वाले क्लास में इसके आगे वाले जो है टॉपिक को पढ़ा चुके हैं, और आज जो है स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में। उसके बाद जो है एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में पढ़ेंगे, और एमीटर और वोल्टमीटर के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोध का समूह। ठीक है। उसके बाद जो है ओम के नियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा और उसके मात्रक पढ़ते हुए आज के टॉपिक को समाप्त किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा विद्युत धारा की प्रबलता। तो विद्युत धारा की प्रबलता किसको कहते हैं? आमतौर पर जो है बोलचाल की भाषा में स्पीड के नाम सुने होंगे। स्पीड कितना की स्पीड में गाड़ी चल रही है। तो अगर जो है कोई गाड़ी जो है 50 किलोमीटर जो है 5 घंटा में चलती है, 5 घंटा में 50 किलोमीटर चलती है, तो उसका स्पीड हो जाता है 50/5। 50/5 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार जो है हमारा विद्युत धारा की प्रबलता भी है। ठीक है। प्रबलता के मतलब जो है ये कितनी जो है पावर से सप्लाई दे रहा है। विद्युत धारा कितना की पावर क्या है वही प्रबलता कहलाएगा। तो इसका जो हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ से, किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ कार्य से, अनुप्रस्थ कार्य जो होता है उसकी जो है क्या वो लंबवत कट बिंदु जो होती है, जैसे अगर इस क्या बोलते हैं डस्टर को अगर हम ये जो है वर्टिकल काटा जाए तो ये अनुप्रस्थ काट कहलाएगा। तो अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली आवेश, यानी किसी चालक पदार्थ, किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ कार्य से इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को उस पदार्थ की विद्युत की प्रबलता कहते हैं। उस पदार्थ की विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। यानी प्रबलता जो है अगर यदि t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, t समय में q आवेश प्रवाहित होती है, तो उस विद्युत धारा की प्रबलता हो जाएगा q/t। q/t जिस प्रकार जो है हम स्पीड के लिए जो है कुल दूरी डिवाइडेड टाइम किए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जो है विद्युत धारा का जो बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे टाइम, कुल आवेश बटा टाइम। तो कह रहा है कि किसी चालक पदार्थ की अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को उस चालक का विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। उस चालक पदार्थ की विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। यदि किसी चालक से t समय में q आवेश प्रवाहित होती है तो उसका विद्युत धारा होगा I = Q/T। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं और आवेश को Q से और टाइम को T से। तो यानी I = Q/T। तो यहाँ पर अब विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा की SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, होता है। इसे कैपिटल A द्वारा सूचित करते हैं। सूचित
हाँ, इसे कैपिटल ए द्वारा सूचित करते हैं। अब जो है, अब यहाँ पर 1 ए, अब विद्युत धारा का 1 ए बटे 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, यानी 1 ए इक्वल टू हो जाएगा 1 क्यू टी, 1 क्यू टी। विद्युत धारा 1 एम्पियर इक्वल टू 1 क्यू इंटू टी। 1 क्यू इंटू टी जो है, क्यू और आवेश को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमारा जो है प्रति क्यू प्रति टी, आवेश को टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो है विद्युत धारा की प्रबलता पता हो जाएगी। या यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है तो उस तो उस काट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर 1 एम्पियर होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ कार्य से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसकी चालकता जो है, उस विद्युत धारा की प्रबलता जो है 1 एम्पियर होगी। यानी अगर किसी चालक से, यदि किसी चालक से टी समय में प्रवाहित आवेश इक्वल टू हो जाएगा, यानी अब जो है इक्वल आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा IT। क्योंकि यहाँ पर I इक्वल टू था Q/T, तो T को मल्टीप्लाई कर दिए I से, तो Q इक्वल टू IT, यानी एम्पियर। अब उसका आवेश प्राप्त करना है, अगर जो है धारा प्रवाह प्राप्त करना है कि विद्युत धारा की प्रबलता को प्राप्त करना है तो आवेश में टाइम से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आवेश को प्राप्त करना है, प्रवाहित आवेश का परिमाण, आवेश के परिमाण इक्वल टू अगर प्राप्त करना है तो वही Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, यानी कितनी प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और कितना समय प्रवाहित हुआ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो है आवेश का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर
इंटू इंटू 1 सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड अगर प्रवाहित होती है तो उसका आवेश का परिमाण 1 कूलम होता है, 1 कूलम होता है। अब है एमीटर। एमीटर, एमीटर किसको कहेंगे? एमीटर किसे कहते हैं? तो एमीटर एक ऐसा यंत्र है, एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसको एमीटर कहते हैं। और एमीटर को हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हाँ, तो एमीटर के द्वारा जो है हम विद्युत धारा को मापते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, उसे एमीटर कहा जाता है। यानी एमीटर एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिससे किसी परिपथ की विद्युत धारा को मापी जाती है। तो यदि एमीटर को किसी परिपथ में जोड़ना हो तो इस प्रकार जोड़ते हैं कि कुल उस परिपथ की कुल धारा जो है, कुल विद्युत धारा एमीटर से होकर जाए, तथा एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ऐसे जोड़ेंगे कि उसकी जो आवेश है एमीटर के धन ध्रुव से होकर प्रवेश करे तथा ऋण ध्रुव से होकर बाहर निकले। धन ध्रुव से होकर प्रवेश करे तथा ऋण ध्रुव से होकर बाहर निकले। इस प्रकार एमीटर को हम लगाते हैं किसी परिपथ में उसकी विद्युत धारा को मापने के लिए। अब जो है देखिए कि ये जो है पॉजिटिव है, क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज। इधर से विद्युत धारा आवेश प्रवाहित हो रही है और एमीटर के धन ध्रुव से जो है इंटर कर रही है और ऋण ध्रुव से जो है बाहर निकल रही है। ये बल्ब है और इस प्रकार जो है ये परिपथ कंप्लीट होता है। तो आवेश का प्रवाह हमेशा क्लोज परिपथ में ही होता है, ओपन परिपथ में आवेश की प्रवाह नहीं होती है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। इसके बाद जो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर द्वारा हम जो है विद्युत धारा के किसी परिपथ की विभवांतर को मापते हैं। वोल्ट मीटर से किसी विद्युत के परिपथ के विभवांतर, उनके दोनों छोरों के विभवांतर को मापते हैं, जबकि एमीटर द्वारा उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को हम मापते हैं। जिस जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदु बिंदु दो बिंदुओं के बीच, दो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं उसे
वोल्ट मीटर कहते हैं, उसे वोल्ट मीटर से है। यानी वोल्ट मीटर से हम किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं। अब वोल्ट मीटर को को हमेशा को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता। वोल्ट मीटर को हमेशा जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और देखिए कि अगर जो है यहाँ पर मान लिया जाए कि ए बी, अगर ए बी के बीच में वोल्ट मीटर को लगाना हो तो हम जो है इस वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं। समानांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वोल्ट मीटर यहाँ के ए के विभवांतर और बी के विभवांतर, ये दोनों के विभवांतर के बीच के अंतर को ये वोल्ट मीटर जो है क्या करता है, मापता है। तो वोल्ट मीटर द्वारा हम किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं, क्योंकि बीच में बल्ब है, बल्ब जलने से इसका विभवांतर में डिफरेंस होता है और यहाँ दोनों बीच के विभवांतर जो है ये वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो अब आता है क्वेश्चन कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, तो पहला अंतर जो है, फर्स्ट जो है अंतर है कि एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, परिपथ की विद्युत धारा को मापा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापा जाता है। दूसरा अंतर यह है कि वोल्ट एमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब जो है तीसरा हम लिख सकते हैं कि एमीटर को ए द्वारा सूचित करते हैं, अब वोल्ट मीटर को बी द्वारा सूचित करते हैं। अब इस प्रकार जो है हमारा ये डिफरेंस निकाल सकते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर के। अब जो है एमीटर और वोल्ट मीटर के जो है डिफरेंस जो है अंतर आता है, लिखने के लिए हम लिख सकते हैं। अब जो है हम ओम के नियम अब ओम नामक वैज्ञानिक ने जो है यह पता किया कि अगर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, विद्युत धारा है, उसमें संबंध, मतलब दो बिंदुओं किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के संबंध के को बारे में जिसने पता किया उसी को ओम के नियम कहते हैं। ओम के नियम कहते हैं, ठीक है, कि विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर और विद्युत धारा में उसके में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा में जो संबंध है उस नियम को, उस संबंध को जिस नियम द्वारा सूचित करते हैं उसको ओम के नियम कहा जाता है।
चलिए, ओम के नियम। ओम के नियम में यह कहता है कि अगर किसी चालक पदार्थ के ताप में परिवर्तन न हो तो उससे होकर गुजरने वाली जो विद्युत धारा है उसके दोनों छोरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी आई इस समानुपाती है भी के, इस प्रकार जो है आई समानुपाती भी है या आई इक्वल टू भी बाई आर। आर जहां अचर ताप पर नियतांक है, आर आर जो है अचर ताप के नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधक कहते हैं। उस चालक का प्रतिरोधक कहते हैं आर को। अब इस प्रकार जो है प्रतिरोध प्रतिरोध अब प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रतिरोध यानी प्रतिरोध जो है किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण जो है वो उसके अंदर से हो रही विद्युत धारा के विरोध करता है, जिसके कारण वह अपने अंदर से गुजरने वाली जो विद्युत धारा है उसका विरोध करता है। अब है कि अगर निश्चित विभव पर, एक निश्चित विभव पर किसी पदार्थ का जो है किसी पदार्थ में की विद्युत धारा अधिक होती है और किसी पदार्थ का विद्युत धारा कम होती है, एक निश्चित विभवांतर हो, तो अगर मान लो कि एल्युमिनियम का तार जोड़ते हैं तो उसमें जो है विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है, जबकि तांबे के तार में जो है विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है। तो यह जो है, तो जिस पदार्थ की प्रतिरोधक कम होता है, जिस पदार्थ की प्रतिरोधक कम होता है उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है, और जिसका प्रतिरोधक ज्यादा होता है, जिस पदार्थ का प्रतिरोधक ज्यादा होता है उसमें जो है कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है सेम विभवांतर पर। सेम विभवांतर पर किसी चालक का किसी चालक का प्रतिरोध आर, किसी चालक का प्रतिरोध आर उनके उसके दोनों सिरों के विभव विभवांतर भी एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के विद्युत धारा आई के प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुपातित होता है। विद्युत धारा आई के अनुपात के बराबर होता। कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का जो प्रतिरोधक है उसके विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो जिस अनुपात में जो है विभवांतर और विद्युत करंट होगा वही अनुपात जो है उसका रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक का होगा। तो प्रतिरोधक मतलब यह जो है R इक्वल टू वी बाई आई, R इक्वल टू वी बाई आई, इसका चाहे प्रतिरोध का
प्रतिरोध का एस आई मात्रक ओम होता है। ओम होता है तथा इसे इसे ओमेगा ओमेगा से सूचित किया जाता है। ओमेगा से सूचित किया जाता ओमेगा से सूचित किया जाता है। रेसिस्टेंस जो होता है यह प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और इसको जो है ओम, ये अक्षर जो है ओमेगा, इससे जो है सूचित किया जाता है। अब जो है कि यदि 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 किसी चालक का यदि किसी चालक का विभवांतर 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 भी हो तथा उसमें प्रवाहित उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान आई यदि किसी चालक का विभवांतर एक वोल्ट हो, किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर एक वोल्ट हो तथा उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम यानी 1 ओम 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ठीक है, इसे 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर आई से तो जो है ना 1 एम्पियर यानी 1 V/A। अगर 1 वोल्ट जो है प्रति एम्पियर प्रवाहित, मतलब यह है एक विभवांतर 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर की विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है, तो उसका प्रतिरोधक जो है 1 ओम होगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ प्रतिरोध के जो किस अब पता चला कि प्रतिरोध जो है किस किस चीज पर जो है निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो आगे जो है प्रतिरोध को
इस सिंबल द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता। अगर यहाँ ऐसी अगर सिंबल दिया रहे तो इसका मतलब है कि यह प्रतिरोध को दर्शाता है, प्रतिरोध को दर्शाता है। अब जो है किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला जो है तार की लंबाई। पहला तार की लंबाई। अब जो है तार की लंबाई के समानुपाती होता है, तार की लंबाई, प्रतिरोध जो है तार की लंबाई के समानुपाती। अब लिखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध के तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी आर जो है समानुपाती है किसके? लेंथ के। दूसरा जो है तार के अनुप्रस्थ या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता, यानी आर जो है इसके 1/a। कह रहा है कि तार जितना बड़ा होगा उसकी लेंथ जितनी बड़ी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक हो जाएगा। कोई भी पदार्थ है तो अगर सेम पदार्थ जो है तो अगर लंबाई जितनी बढ़ती जाएगी उसका प्रतिरोध भी उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर कोई तार जो है ज्यादा मोटा है तो उसमें उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और कम मोटा है तो इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, यानी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इस तीसरा जो है चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर निर्भर। अब जो है चालक पदार्थ जो है कि तार किस पदार्थ का बना है, ये तार जो है किस पदार्थ का बना है, तो यानी चांदी का जो, अगर चांदी का बना है, चांदी का अगर बना है तो इसमें प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसीलिए चांदी की चालकता जो होती है इसमें ज्यादा होती है क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। तांबे का उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा जो है एल्युमिनियम, लोहा का, फिर पारा इत्यादि का आगे बढ़ते रहता है। तो तीन चीज पर निर्भर हुआ, तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। और जो है चौथा जो है कि तार के ताप बढ़ाने पर, अगर चालक सेम पदार्थ का है तो ताप बढ़ाने पर उसका जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है।
लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर पदार्थ का प्रतिरोध प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लिखे कि R इक्वल टू एल बाई ए। आर इक्वल टू एल बाई ए, यानी तार का किसी पदार्थ का प्रतिरोधक उसकी लंबाई और उसके जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपातिक होता है, उसके अनुपात में होता है लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अब है कि प्रतिरोध का सम्मोहन, प्रतिरोध का सम्मोहन, प्रतिरोधक का समूहन, यानी अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ना है तो उसके लिए प्रमुख जो है उसका दो विधि है, एक श्रेणी विधि और दूसरा समानांतर विधि। तो श्रेणी विधि में जो है पहला जो है श्रेणी विधि और दूसरा समानांतर विधि। श्रेणी विधि में जो है ऐसे प्रतिरोधक को ऐसे जोड़ा जाता है परिपथ में कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ये तीनों से बराबर विद्युत धारा होकर प्रवाहित हो, तीनों से बराबर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो अगर ये तीनों से होकर बराबर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके बाद भी ए और बी के बीच का विभव, बीसी के बीच का विभव और सीडी के बीच का विभव जो है डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और ए से डी का जो विभव होगा वो ये तीनों विभव के बराबर होगा। तो इसके लिए जो है इस क्या बोलते हैं इसका रेसिस्टेंस के समतुल्य रेसिस्टेंस, मतलब इसके प्रतिरोधक के अगर तीन प्रतिरोध जोड़ा गया है तो एक ऐसा प्रतिरोध, मतलब ऐसे प्रतिरोध जोड़े इससे परिपथ में ऐसा परिपथ एक ही जोड़े ये जो तीनों प्रतिरोध के बराबर हो, यानी उसके बीच का विभवांतर जो है हमेशा इक्वल बना रहे और इसके प्रवाह में जो है विद्युत धारा के प्रवाह में कोई अंतर न हो। तो इसके लिए कह रहा है कि माना कि 1 एम्पियर की धारा तीनों में प्रवाहित हो रही है, R1 R2 और R3 से प्रवाहित हो रही है, तो उसके बीच का विभवांतर V1 V2 और V3 है। माना कि इसके बीच का जो विभवांतर है V1 V2 और V3 है, तो यहाँ V1 बराबर IR, चूंकि I इक्वल टू हो जाता है V बाई आर, V बाई आर होता है, यानी R जो है रेसिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई होता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई होता है। तो V इक्वल टू हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर जो है R जो है अलग अलग, तीन अलग अलग है, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, क्योंकि तीनों में जो है बराबर जो है एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा तो नहीं बदलेगा लेकिन रेसिस्टेंस जो है इसका अलग अलग है। तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। तो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू अगर जोड़ते हैं तो I तो सब में जो है इक्वल है, तो I को कॉमन लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यदि तीनों के समतुल्य प्रतिरोध RS हो, मान लिया जाए कि तीनों के समतुल्य प्रतिरोध RS हो, तो V इक्वल टू IRS। तो यहाँ IRS जो है ये जो है IR1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है V के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ IRS इक्वल टू हो गया
तो आर एस इक्वल टू हो जाएगा, यानी समतुल प्रतिरोध इक्वल टू हो जाएगा ये तीनों प्रतिरोध के योगफल के बराबर। तो अगर किसी प्रतिरोधक को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है उन तीनों प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है, उन तीनों प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर होता है। जबकि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये जो धारा प्रवाहित हो रही है इस ये अलग अलग हो जाएगा, ये बच जाएगा तीन भागों में। तो माना कि I1 I2 और I3 एम्पियर की धारा तीनों से होके गुजर रही है और इस तीनों का रेसिस्टेंस R1 R2 और R3 है। तो ए और बी के बीच के विभवांतर जो है ये तो इक्वल टू होगा इसके। तो अब यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तथा प्रतिरोधक R1 R2 R3 को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा I1 I2 I3 I3 धारा I1 I2 में बट जाता है, में ये जो है धारा जो है ये तीन धाराओं में बट जाता है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है रेसिस्टेंस V बाई आर, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, R इक्वल टू V बाई आई होता है। यानी ये जो है ओम कहते हैं कि किसी पदार्थ के, किसी चालक के दोनों बीच के विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात जो है, अनुपात उसके रेसिस्टेंस के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है आई इक्वल टू V बाई आर, मतलब आई यहाँ आया, यहाँ पर चला गया, तो अब यहाँ पर I1 इक्वल टू इतना, I2 I3 हो गया। अब इस प्रकार तीनों प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध अगर Rp माना जाता है तो Rp इक्वल टू 1 बाई आई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध जो है इन तीनों प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती के योग के बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधक होते हैं, उसके समतुल्य प्रतिरोध जो है बड़ा होता है या छोटा होता है। तो तीनों प्रतिरोधक से समतुल्य प्रतिरोध जो है बड़ा होता है, लेकिन यहाँ जो है व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर ये समतुल्य प्रतिरोधक जो होता है तीनों प्रतिरोधक से क्या जो है प्रत्येक प्रतिरोधक से छोटा होता है, प्रत्येक प्रतिरोधक से छोटा होता है, जबकि यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोधक से समतुल्य प्रतिरोध जो है बड़ा होता है। अब जो है हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जो है चालक पदार्थ धीरे धीरे गर्म होता है, इसी को विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसमें होता क्या है कि विद्युत धारा जो है विद्युत ऊष्मा में, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, जिसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा का परिमाण उसके चालक में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के विरुद्ध में जो कार्य किया जाता है उसके कुल कार्य के बराबर होता है। यानी अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें ऊष्मा का परिमाण जो होता है
उस चालक के प्रतिरोधक, जो चालक के प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसके विरुद्ध में किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। वही कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कुल कार्य के बराबर होता है। यदि किसी चालक का प्रतिरोधक R हो तथा उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V हो और उसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए, तो I एम्पीयर की विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित किया जाए, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाली आवेश का परिमाण जो है, आवेश का परिमाण Q इक्वल टू हो जाएगा आई टी। अगर जो है I एम्पीयर की धारा जो है T समय तक प्रवाहित किया जाता है, तो उसके जो है कितना आवेश जो है पार करेगा, ये हो जाएगा आवेश का परिमाण आई टी, मतलब जितना एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है और जितना समय के लिए होती है, क्योंकि जो है विद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो Q इक्वल टू हो गया आई टी, Q इक्वल टू आई टी, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि I इक्वल टू Q बाई टी। यदि Q आवेश विद्युत विभव भी आ जाना, यदि Q आवेश विद्युत विभव V के विरुद्ध एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किया गया कार्य जो है W बराबर किया गया कार्य W बराबर Q विभवांतर, यानी V आवेश को की विद्युत विभव V के विरुद्ध एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर जो है QT, क्योंकि Q इक्वल टू होता है W बाई, मतलब V इक्वल टू होता है V इक्वल टू W बाई Q। जितना आवेश को, मतलब विद्युत विभव इक्वल टू होता है नो, कि जितना हम काम कर आवेश को, प्रति एकांक आवेश को, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो कार्य किया जाता है, वह उस परिपथ का विद्युत विभव कहलाता है। तो विभव इक्वल टू W बाई Q होता है, तो W इक्वल टू Q भी हो जाएगा, W इक्वल टू Q भी। अगर Q का मान यहाँ पर रखने पर, Q का
मान रखने पर, अगर Q का मान रख देते हैं तो W इक्वल टू हो जाएगा I T और V, यानी VIT। और ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू होता है I के नियम V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर जो है V का वैल्यू रखते हैं, तो V का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हो गया, ये 2 हो गया, तो V का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी V का मान IR, तो W इक्वल टू हो जाएगा IR इंटू IT, यानी I² RT, W इक्वल टू I² RT। अगर करने में यानी अब कह रहा कि यदि t समय तक R प्रतिरोधक को पार करने में धारा I एम्पीयर द्वारा उत्पन्न संचित ऊर्जा, धारा I एम्पीयर द्वारा उत्पन्न संचित ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू I² RT मतलब अगर हो गया कि अगर रेसिस्टेंस और टाइम इक्वल मतलब निश्चित बना रहे तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा एम्पियर मतलब विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी विद्युत U इक्वल टू U IR², U इक्वल टू IR²। अब पहला हो गया कि U इक्वल टू IR²। दूसरा है कि अगर टाइम और विद्युत धारा स्थिर हो तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा जो है उसके रेसिस्टेंस प्रतिरोधक के समानुपाती होता है, प्रतिरोधक के समानुपाती होता है, यानी सेकंड हो गया U इक्वल टू U समानुपाती है R के। और तीसरा जो है अगर उसमें प्रवाहित धारा और रेसिस्टेंस प्रतिरोध स्थिर हो तो जो उत्पन्न ऊर्जा जो है टाइम के समानुपाती हो जाएगा, टाइम के समानुपाती हो जाएगा, यानी उसमें ऊर्जा जो है
उसके अगर ये रेसिस्टेंस और टाइम जो है स्थिर रहे तो जितना धारा प्रवाहित होगी उसके वर्ग, जितना धारा प्रवाहित होगी उसके वर्ग के बराबर जो है ऊष्मा प्रदान करेगा। अगर विद्युत धारा और टाइम इक्वल रहे तो जितना रेसिस्टेंस है उतना विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अगर रेसिस्टेंस और विद्युत धारा जो है स्थिर रहे तो जितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव समाप्त हुआ। अब विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय, विद्युत ऊर्जा के व्यय को उस परिपथ की शक्ति कहते हैं। यानी अगर किसी विद्युत परिपथ में जितनी ऊर्जा जो है प्रति सेकंड व्यय हो रहा है उसी को उस परिपथ का शक्ति कहा जाता है। तो विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा बटा समय। विद्युत ऊर्जा बटा समय को हम विद्युत शक्ति कहेंगे। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं W इक्वल टू PT। W अब जो है अब जो है कि अगर वर्क मतलब काम विद्युत शक्ति से कितना काम हो रहा है उस परिपथ में, तो जितना काम हो रहा है उसके शक्ति और टाइम, विद्युत शक्ति और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा कि वह कितना काम हो रहा है। अब दूसरा बात है कि P इक्वल टू हम W/T लिखे हैं, W/T। यहाँ पर जो है हम W इक्वल टू लिख सकते हैं I² RT/T, क्योंकि हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में पढ़े हैं कि वर्क इक्वल टू I² RT। तो यहाँ पे T से T अगर कट जाए तो P इक्वल टू I² लिख सकते हैं। यानी जिस किसी परिपथ में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके वर्ग को अगर उसके प्रतिरोध से मल्टीप्लाई किया जाए तो विद्युत शक्ति निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर लेकिन इसके जो ओम के नियम से, ओम के नियम से हम पाते हैं कि R बराबर होता है, R बराबर V/I, V/I, R बराबर V/I। तो अगर हम V/I तो V इक्वल टू, यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा IR, IR। तो अब यहाँ पर हम जो है इसको हम लिख सकते हैं कि P इक्वल टू I इंटू IR। ये I² है तो I² को I इंटू I, दो बार I इंटू R लिख सकते हैं। यानी P इक्वल टू हो जाएगा IV। मतलब अब जो है शक्ति इक्वल टू अगर विभवांतर के रूप में लिखा जाए तो जो इसकी इलेक्ट्रिक करंट और विभवांतर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शक्ति निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर दो तीन जो है परिभाषा निकल के आ गया कि अगर कार्य के क्षेत्र में देखा जाए शक्ति निकालना हो या शक्ति और टाइम दिया रहे तो कार्य निकल के आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अगर यहाँ पर विद्युत धारा और विभवांतर दिया रहे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी शक्ति निकल के आ जाएगी। अगर रेसिस्टेंस दिया रहे तो क्या करेंगे कि विद्युत धारा के स्क्वायर मतलब उसके वर्ग में रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो शक्ति निकल के आ जाएगी।
विद्युत धारा के स्क्वायर में रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें या विद्युत धारा को विभव से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर विद्युत शक्ति निकल के आ जाती है। अब यहाँ पर लिखें कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता यदि वाट होता है, इसका मतलब है कि यदि होता है, इसे क्या बोलते हैं, W द्वारा सूचित करते, इसे W द्वारा सूचित करते हैं। यानी अगर किसी विद्युत परिपथ से एक जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा प्रति सेकेंड ऊर्जा व्यय हो रही है या खपत हो रही है, ऊर्जा खपत हो रही है, तो उस परिपथ की शक्ति एक वाट होगी। यानी एक वाट इक्वल टू 1 जूल बटा 1 सेकेंड। यानी 1 W इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। अगर किसी विद्युत परिपथ से प्रति सेकेंड 1 जूल जो है कार्य हो रहा है या ऊर्जा की खपत हो रही है, 1 जूल कार्य हो रहा है, तो उस परिपथ की शक्ति जो है 1 वाट होगी, 1 होती है। अब जो है विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा 20 वोल्ट। यानी अगर किसी बल्ब पे पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा गया हो, तो इसका मतलब है कि परिपथ की विभवांतर अगर 220 वोल्ट हो तो 1 सेकेंड में 60 जूल जो है ऊर्जा कार्य हो रहा है। मतलब उस परिपथ से अगर उस परिपथ की विभवांतर 220 वोल्ट है तो प्रति सेकेंड जो है उस यंत्र को लगाने से प्रति सेकेंड
60 जूल ऊर्जा 60 जूल कार्य होगा, यानी 60 जूल ऊर्जा की खपत होगी, 60 जूल कार्य होगा। तो जूल जो है ना, जूल जूल ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। तो इसका बड़ा मात्रक जो है किलो वाट आवर, ये होता है किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब हो जाता है 1000 वाट गुने 1 घंटा, 1 घंटा। अगर 1000 वाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट को 1 घंटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट पर आवर होगा। ठीक है, तो अगर इसको जो है हम अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो यानी 1000 गुने 60 गुने 60, 1 घंटा को 60 गुने 60 मिनट में, फिर सेकंड में हो जाएगा वाट पर आवर पर सेकंड। तो वाट प्रति सेकंड को जूल कहते हैं, यानी 36 छाके 36 इंटू 10⁻⁵ हो गया इतना जूल। इसका मतलब है कि अगर 3.6, अगर तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10⁶ जूल। 1 किलोवाट पर आवर का मतलब है 1 जूल। और जो है व्यापारिक भाषा में इसको जो है यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक यूनिट। 1 किलोवाट पर आवर्स का मतलब है कि 1 यूनिट, यानी 1000 वाट का बल्ब 1 घंटा काम कर रहा है, 1 घंटा काम कर रहा है, तो एक यूनिट बिजली खपत करेगा, 1 यूनिट बिजली खपत करेगा। यानी जब 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटा जो है घंटा 10 घंटा कार्य करेगा तो 1 यूनिट बल्ब 1 यूनिट जो है ऊर्जा खपत करेगा, उसका कार्य 1 यूनिट होगा। तो अगर 10 वाट का बल्ब है 10 वाट का बल्ब है तो यह जो है 100 घंटा जलेगा तब 1 यूनिट होगा। तो आजकल जो हमारे घरों में पहले जो है 100 वाट का बल्ब लगता था, लेकिन अब तो जो है ये एलईडी बल्ब जो है 10 वाट 20 वाट 30 वाट का हो गया है, 0 वाट का हो गया है। यानी बिजली की खपत को कम करने के लिए ये जो है इसकी वाट को कम किया जा रहा है। तो अगर जो है अगर किसी किसी यंत्र पर लिखा गया हो कि 100 वाट का है, चाहे 200 वाट 200 200 वाट का है, तो 200 वाट का है तो इसका मतलब जो है ये 5 घंटा में, ठीक है, 1 यूनिट बिजली खत्म करेगा। आज के डेट में 7 रुपया है या 7.5 रुपया, तो मतलब ये 5 घंटा काम करेगा तो बिजली से ये 7 रुपया का जो है हमें व्यय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर जो है खत्म हुआ। और विद्युत ऊर्जा का ये सही मात्रक जो है जूल ही होता है। विद्युत मतलब है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन इसका मतलब है कि बताओ 60 वाट लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो जो है बता दिए। अब विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन जूल जो है एक छोटा मात्रक है। जूल एक
छोटा मात्रक है, इसलिए जो है 1 किलो वाट पर जूल का मतलब है 1000 वाट पर आवर पर घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। थैंक यू, धन्यवाद।